राष्ट्र में राहुल गांधी के नाम से लेकर एक घटनाक्रम चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने एक ही सवाल पूछा था कि अडानी की सेल कंपनी 20,000 करोड़ रुपए किसने इन्वेस्ट किए थे। असली सवाल यही है कि 20,000 करोड़ रुपए का किसने इन्वेस्ट किया था। घटनाक्रम का मुख्य कारण राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण के दौरान ये वक्तव्य दिया था। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा सूरत की एक कोर्ट में शिकायत की थी इसके लिए 13 अप्रैल 2019 को। फिर 7 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता ने केस में हाईकोर्ट से रीस्टेट मांग करते हुए हाईकोर्ट से स्टे दे देता है। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी और अडानी जी के संबंधों पर सवाल करते हुए लोकसभा में एक जोरदार भाषण देते हैं। 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता गुजरात हाईकोर्ट में अपने स्टे के लिए रिवेक्ट को वापस ले लेता है। 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू होती है और 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा अधिकतम दे देता है। 24 मार्च को 2023 को 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय द्वारा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस घटना को लेकर देश की आम मीडिया के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे न्यायालय के इस उपक्रम को देखते हुए, संविधान की मर्यादा रखते हुए देश के कानून को राहुल गांधी की सजा दी है वो अनियमित है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय समय आप लोगों को पता होगा कि ललित मोदी, नीरव मोदी जो घोटाले करके देश से भाग गए थे, तो उस पर उन्होंने एक सवाल उठाया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये मोदी जो हैं ये घोटाले करते हैं और देश के छोड़कर भाग जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। किसी का समुदाय विशेष का नाम लेके उन्होंने नहीं किया था और न ही ओबीसी का लेके कोई ये कहा था कि ओबीसी के, और हकीकत ये है कि दोनों आदमी ओबीसी के हैं भी नहीं। और उसके बाद में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है सूरत की कोर्ट में, और जो एफआईआर करता है विधायक वहाँ के, वो 3 साल बाद में 2022 में हाईकोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे अब इस केस को नहीं चलाना चाहता, इस पर स्टे कर दिया जाए इसको, और इसको नहीं चलाना चाहता। हाईकोर्ट उस पर उस समय स्टे कर देता है एक बार कोर्ट को, और ये करीब साल सवा साल स्टे चलता है। इस बीच जब ये पार्लियामेंट अभी शुरू होती है तो उसमें अडानी को लेके कुछ सवाल राहुल जी पूछते हैं, विशेष तौर से उनकी शेल कंपनियों में जो पैसा आ रहा है, जो की अनुमानित कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। और फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने पूरा इसका बारे में एक स्टोरी छापी थी, जो बड़ा अखबार है जो इस तरह की चीज़ें देखता है। तो उसमें उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि ये पैसा बाहर से शेल कंपनी के माध्यम से घूम के आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये पैसा अडानी का है कि नहीं है, इसके बारे में बताया जाए। और उन सवालों को लेकर राहुल जी ने संसद में सवाल उठाए थे कि इनको बताया जाए अडानी के और मोदी जी के क्या रिश्ते हैं। उसमें उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अडानी जी और मोदी जी साथ साथ जाते हैं, उसके बाद में अडानी जी वहाँ जाते हैं और वहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, इसके क्या कारण है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया था कि वहाँ से फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है वो शेल कंपनियों के माध्यम से आ रहा है, जिसके कोई पता ठिकाना नहीं है कि किसी कंपनियाँ हैं, क्या उनका कारोबार है, और उसके माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, उसका सोर्स क्या है। इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। खड़गे साहब की भी पूछे, उनको हटा दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडम्बना, उसके बाद में लगातार संसद चलने नहीं दी जा रही है, उसको ठप कर दिया गया। पहली बार देखने को मिला कि सत्तापक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। और इसी दरमियान कोर्ट के द्वारा उस केस को दोबारा चलाया जाता है। जब वो वापस जाते हैं ट्रायल को, स्टे को वेकेंट कराते हैं कि मैं स्टे हटा दिया जाए, और स्टे हटते ट्रायल कोर्ट फिर शुरू करती है और 1 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट कार्रवाई भी पूरी कर देती है। और उसमें मैक्सिमम सभा, जो आज तक इतनी बड़ी सजा मानाने के दावे में नहीं हुई, और जबकि ये एक चुनावी सभा का दिया हुआ भाषण था, उसमें 2 साल की सजा दी गई है। और उसका उद्देश्य ये है कि क्यों न राहुल जी की संसद की सदस्यता खत्म की जाए। अगर 2 साल की सजा नहीं होती तो वो सदस्यता नहीं जाती, तो और उसको भी 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि उसमें 30 दिन का टाइम था कि 30 दिन के अंदर आप ऊपर की कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसके लेकर जो सवाल उठाएं, उसी को लेकर आज पूरे राजस्थान में
हर ब्लॉक स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इनवाइट कर चुके हैं अडानी को और निवेश की। देखिए, कांग्रेस का मकसद ये नहीं है कि व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस कोई उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने 1991 में पहली बार दरवाजे खोले थे उदारीकरण की, आपका ध्यान में 89 से 91 बीच में जब सरकार आई थी, उस समय चरण सिंह जी और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुए थे, तो आपको पता होगा एक स्थिति यह आ गई थी कि सोना गिरवी रख के लोन लेना पड़ रहा था। तो उसके बाद में उन्होंने अर्थव्यवस्था को ढांचे में लाया था और पूरी कांग्रेस पार्टी का ये जब सरकार आई अर्थव्यवस्था सुधारने का काम किया। उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, पर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ जरूर इस तरह के कोई भी उद्योगपति हो चाहे आम आदमी हो, अगर कोई गलत उठाएगा तो उसके सवाल भी उठाएंगे, बिल्कुल उठाएगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, 17 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब दे रहे थे तो अंत में उन्होंने जिलों की घोषणा की थी, 19 जिलों की। तो उसमें बदकिस्मती से सुजानगढ़ का नाम नहीं आया था, सबको पता है, और सुजानगढ़ के लोगों को भारी निराशा हुई। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुखी हुआ कि सुजानगढ़ जो खुद इतनी बड़ी आबादी का शहर है, आसपास का एरिया मिला के कम से कम 4, 5, 6 तहसील मिला के आराम से जिला बन सकता था, पर वो बन नहीं पाया। तो उसके बाद लगातार मैं, मेरे जितने भी पार्टी के साथी लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग लगातार सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनके पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, सबके पास हम पिछले 10-12 दिन से लगातार मिले। हमारी जो पीड़ा थी, जो हमारे क्षेत्र की पीड़ा थी, उससे उनको अवगत कराया। जिस दिन उन्होंने जिलों की घोषणा की उसी दिन वो दिल्ली चले गई थी 2 दिन। तीसरे दिन एक डेलीगेशन सुजानगढ़ का गया था, जिनकी बहुत अच्छी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई थी। उसके बाद लगातार हम संपर्क में रहे थे। एक और डेलीगेशन बीकानेर में मिल के आया था, जहां उन्होंने इनवाइट किया था, और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से लगातार उनके संपर्क में था। पर कहीं न कहीं जो घूम के बात आ रही थी कि कॉम्बिनेशन वापस कैसे बने, क्योंकि एक जो सुजला का वो वापस कैसे बने। और इसी दरमियान सुजानगढ़ के लाडनू के विधायक मुकेश जी भाकर ने भी एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने भी अपनी बात पहले वाले को डिनाई करते हुए वापस सुजानगढ़ के साथ मिलके उन्होंने दोनों को और एक सुजान जिले की कल्पना करते हुए समर्थन में आगे आए। और उस दिन सुजानगढ़ के बहुत से लोग जो खुद वहाँ उस दिन जगह जगह लोगों से मिलने गए थे, अधिकारियों से औरों से मिलने गए थे, वो भी शाम को मेरे से मिले थे, मेरे से मुलाकात हुई थी। और उसी समय मुकेश जी ने वो एक पत्र जारी किया था, तो वो भी मैंने तुरंत दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से देख के आया। और उनको जो उनके सबसे बड़ी ये दिक्कत थी कि कैसे वो मने, वो परेशानी भी मैंने को बताई कि अब वो परेशानी भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं काफ़ी पहले दिन से भी आश्वस्त था कि मुख्यमंत्री जी ज़रूर हम लोगों की जो जनभावना है इस क्षेत्र की, उस पर पुनर्विचार करेंगे और यहाँ का मान सम्मान है वो रखेंगे, हम लोगों की सुनेंगे। और अभी भी मैं इसी उम्मीद में हूँ और विश्वास है कि ज़रूर कुछ न कुछ आने वाले समय में अच्छा नतीजा इसका निकलेगा। और आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि विधायक के मनोज में एक बार फिर आवाज़ उठाएंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। देखिए, मैंने भी मौका मिला जिले की बात विधानसभा के पटल पे उठाई है, पुरजोर तौर से किसी मेरी तरह से जो तथ्य थे वो वहाँ मैंने बताए, वो आज भी वहाँ के रिकॉर्ड में हैं। अगर वो भरोसा दिलाया है उन्होंने कि साथ देते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरा जिला सुजानचल लाडनू सब लोग साथ आएँ, सब लोग मिलके साथ दें, ताकि अगर अच्छी बात है अगर वो हमारा साथ देते हैं तो मैं स्वागत करूँगा उनका। सर, जिस तरह से सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण को आपने आवाज़ भी उठाई है, चर्चा है कि लिपापोती की गई है, क्या कहना है? देखिए, जो भी नियम विरुद्ध निर्माण हुए हैं या जिसमें नक्शे का या सड़क का या और जो सेटबैक का जो होने चाहिए, कहीं उसके खिलाफ उस विरुद्ध निर्माण हुए,
उसके बारे में मैंने नगर परिषद से, सरकार से आग्रह किया है और ज़रूर नगर परिषद ने कार्रवाई की है और बढ़िया ढंग से करेगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो एक समस्या है शहर के, विशेष तौर से मार्केट में ज़्यादा समस्या है कि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, पार्किंग की बहुत समस्या है, और अगर वहाँ अतिक्रमण होता है तो आम लोग भी परेशान होते हैं, व्यापारी स्वयं भी परेशान होते हैं, और मेन काम वहाँ काम धंधे का है वो भी प्रभावित होता है। इसलिए इस पर जरूर नगर परिषद भी संज्ञान में लिया है और मुझे विश्वास है कि जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेगी, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी स्वार्थ के।